प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसी रहस्यमयी घटना है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया भर में विशेषज्ञों को हिलाकर रख दिया था। सोचिए क्या हो अगर कोई व्यक्ति मर जाए और मरने के बाद 45 मिनट बाद फिर से जीवित उठे और कहे वह अब वही इंसान नहीं बल्कि किसी और की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों, यह घटना इतनी विचित्र थी कि अमेरिका के वैज्ञानिकों को भी भारत आकर इसकी सच्चाई की जांच करनी पड़ी थी। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के पूर्व जन्म के विशेषज्ञों ने इस मामले की गहराई से जांच की। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स, गवाहों और हर तरह के सबूतों को बारीकी से परखा और हर संभव सबूतों को परखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि यह एक पूर्व जन्म की ही कहानी है। यह कहानी आपको हैरान कर देगी, आपके दिल में अनगिनत सवाल उठाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या पूर्व जन्म सच में मुमकिन है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं वह कहानी जो दुनिया की इकलौती और वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित की गई पूर्व जन्म की सच्ची घटना थी। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक छोटे से गांव शरीफपुरा की, जहां 70 के दशक में एक गरीब ठाकुर परिवार रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे, पति पत्नी और उनकी बेटी। उस समय गांव पिछड़ा हुआ था, ना बिजली थी, ना पानी और ना कोई स्कूल, ना अस्पताल। उसी दौर में 1968 में इस परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम सुमित्रा रखा गया। गांव में रोजगार की कमी थी जिसके कारण ज्यादातर मर्द बड़े शहरों की ओर काम की तलाश में निकल जाते थे। सुमित्रा के पिता भी दिल्ली में मजदूरी कर रहे थे। जब सुमित्रा कुछ साल की हुई तभी उसकी मां का निधन हो गया। उसके पिता काम के सिलसिले में घर से दूर रहने के कारण उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे। मां की मौत के बाद सुमित्रा अकेली पड़ गई थी। उसके पास ना भाई बहन थे और ना माँ बाप का साथ। जब वो 13 साल की हुई तो परिवार वालों ने 1981 में उसकी शादी शरीफपुरा के जगदीश सिंह नाम के एक आदमी से कर दिया गया। जगदीश सुमित्रा को बहुत प्यार करता था। जगदीश की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसे भी अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए दिल्ली जाकर मजदूरी करनी पड़ती थी। इस वजह से सुमित्रा फिर से अकेली रह गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में अकेली थी। शादी के बाद में भी सुमित्रा का अकेलापन खत्म नहीं हुआ। अब वह फिर से वही खालीपन महसूस करने लगी जो उसने अपनी मां की मौत के बाद महसूस किया था। दिसंबर 1984 में सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। यह पल उसके लिए बड़ा खास था क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसके साथ वह हंस बोल सकती है। उसका बेटा उसकी पूरी दुनिया बन गया था और सुमित्रा दिन रात उसे सीने से लगाए रखती थी। उसे लगता था कि बेटे से बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती है। समय बीतता गया और बेटा 5 महीने का हो गया। अप्रैल 1985 की एक सुबह सुमित्रा हमेशा की तरह गांव में कुएं से पानी भरने गई। वह अपने बेटे को भी साथ ले गई। जब वो पानी खींच रही थी तो उसने अपने बेटे को पास में लिटा दिया था। पानी भरकर जब वो घर लौट रही थी तभी गांव में अचानक एक चीख गूंजी। लोगों ने देखा कि सुमित्रा अचानक रास्ते में रुक गई, जैसे किसी मूर्ति की तरह। उसके हाथ से पानी का बर्तन गिर गया, लेकिन उसने अपने बेटे को सीने से कस के पकड़ के रखा था। उसका एक हाथ आसमान की ओर उठा हुआ था और उंगलियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी और वह अपने दांतों को कटकटाते हुए तेज तेज सांसें ले रही थी। गांव की औरतें देखकर घबरा गईं। उस समय गांव में भूत प्रेत की आम बात थी, इसलिए लोग डर से दूर हट गए। कुछ मर्द भी आए, लेकिन सुमित्रा की हालत को देखकर वो भी डर गए। करीब 5 मिनट तक यह अजीबोगरीब दृश्य चलता रहा और फिर अचानक सुमित्रा का हाथ नीचे गिरा। उसने देखा कि उसका बच्चा रो रहा है। सुमित्रा ने उसे चुप कराया और तभी उसने महसूस किया कि उसका पानी का बर्तन गिर चुका था। उसने बर्तन उठाया और जब पलटी तो उसने देखा कि गांव के लोग उसे घबराई हुई नजरों से देख रहे थे। सुमित्रा को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सुमित्रा को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसे खुद भी याद नहीं था। वो परेशान होकर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चली गई, यह सोचते हुए कि आखिर गांव वाले उसे इस तरह क्यों देख रहे थे। उसके बाद वह रात और अगले 2-3 दिन ठीक से गुजरे। सुमित्रा की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य चल रही थी। कुछ दिन बीत गए और वह अपने कामों में व्यस्त रहने लगी। एक दिन सुमित्रा किचन में खाना बना रही थी। उसके सास ससुर भी घर पे थे, लेकिन पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था।
सुमित्रा किचन में थी। तभी उसकी सास को अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई थी। ये आवाजें दांत कटकटाने की और तेज तेज सांस लेने की थी। सास घबरा गई और जल्दी से किचन की ओर भागी। जैसे ही सास ने सुमित्रा को देखा, उसके होश उड़ गए। ये वही अजीबोगरीब हरकत थी जो सुमित्रा ने कुछ दिन पहले कुएं के पास की थी। इस बार उसके दोनों हाथ आसमान में उठे हुए थे। उसकी उंगलियां पीछे की ओर मुड़ी हुई थी और आंखें बेतहासा इधर उधर घूम रही थी। उसके दांत कटकटा रहे थे और वो तेज तेज सांसें ले रही थी। सास ने सुमित्रा का नाम लेकर बहुत आवाजें दी, लेकिन वह किसी की नहीं सुन रही थी। सुमित्रा पूरी तरह होश में नहीं थी। लगभग 10 मिनट तक यही हाल रहा। इसी बीच सुमित्रा के ससुर भी वहां पहुंच गए और घबराए हुए सुमित्रा को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक सुमित्रा के हाथ नीचे गिरे और वह सामान्य हो गई। उसने चारों ओर देखा। वहां लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और सास ससुर भी सामने खड़े थे। सुमित्रा ने अपना घूंघट ठीक किया और हैरानी से पूछा कि क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सास भी डरी हुई थी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। यह घटना दूसरी बार हो चुकी थी। अब परिवार ने सुमित्रा के पति को खबर दी। जब पति घर आया तो उसे सुमित्रा की इन दोनों घटनाओं के बारे में बताया गया। हालांकि सुमित्रा फिर कुछ दिन तक ठीक रही, लेकिन अचानक एक दिन वही अजीब दौरा उसे फिर पड़ गया। इस बार उसके पति ने खुद उसे इस हालत में देखा। वह घबरा गया और सभी को लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव में कोई डॉक्टर तो था नहीं, इसलिए वैद्य को बुलाया गया। गांव में लोग भूत प्रेत और साया जैसी बातें मानते थे, इसलिए किसी ने झाड़ फूंक करने वाले को भी बुलाया। खैर, वैद्य ने सुमित्रा की जांच की और कहा, यह बिल्कुल ठीक है, इसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन वैद्य के जाने के बाद यह सिलसिला चलता रहा। अगले 5 महीने तक बीच बीच में सुमित्रा को ऐसे दौरे पड़ते रहे, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता था। अब सुमित्रा के पति ने शहर जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी का ख्याल रखना था। सास ससुर भी चिंतित थे कि कहीं सुमित्रा को कुछ हो न जाए। सुमित्रा भी अब खुद समझने लगी थी कि उसके साथ कुछ अजीब तो होता है। उसे सबसे बड़ा डर अपने बेटे का था। उसे डर था कि अगर उसे दौरा पड़ा तो कहीं वह अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। इस डर के कारण सुमित्रा ने अपने बच्चे से थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दिया। अब बेटा ज्यादातर अपनी दादी के पास ही रहता था। यह सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे वक्त बीतता गया। फिर एक दिन 16 जुलाई 1985 की बात है। दोपहर का समय था। सभी ने खाना खा लिया था। सुमित्रा अपने बेटे के साथ खेल रही थी। उसने अपने बेटे को गोद से नीचे उतारा और कहा कि थोड़ा आराम कर ले। गर्मी का मौसम था और उमस भरा माहौल था। तभी अचानक सुमित्रा को फिर से वही अजीब दौरा पड़ गया। इस बार भी वही हुआ। उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और आंखें बेतहासा घूम रही थी और दांत कटकटा रहे थे। वह तेज तेज सांसें ले रही थी और कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उस दिन पहली बार एक अजीब चीज हुई। सुमित्रा उसी रूप में थी, दांत कटकटा रही थी, सांसें तेज तेज ले रही थी। पहले भी वह कुछ बोलने की कोशिश किया करती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। मगर उस दिन उसने एक लाइन बोली और जब वो लाइन बोली तो जिसने भी सुना वहीं पर सहम कर रह गया। उसने कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। यह कहती है और फिर वह अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। 16 जुलाई 1985 दोपहर का वक्त, और उसने पहली बार यह कहा, यानी 19 जुलाई इसका आखिरी दिन होगा। कोई ऐसा कैसे कह सकता है? कैसे कोई अपनी मौत की भविष्यवाणी कर सकता है? अब गांव वाले और सुमित्रा के परिवार वाले सबके मन में डर पैदा हो गया कि आखिरकार सुमित्रा को ऐसा क्यों हो जाता है। पूरा परिवार अब सुमित्रा की इस भविष्यवाणी से परेशान था। उसके पति ने उससे पूछा, तुमने उस दौरे में क्या कहा था, क्या तुम्हें याद है? सुमित्रा ने कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मजबूरन पति को बताना पड़ा कि तुमने कहा था कि ठीक 3 दिन बाद तुम मर जाओगी। यह सुनकर सुमित्रा चौंकी। उसने कहा, मैंने कब कहा था? मगर अब यह बात सुमित्रा के मन में बैठ गई थी। 16, 17 और 18 जुलाई के दिन वह पूरी तरह सामान्य रही। अब 19 जुलाई 1985 आ गया था। यह वही तारीख थी जिस दिन सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। सुबह से वह ठीक थी, लेकिन उसने तय किया कि वह अपने बेटे से दूर रहेगी। जब लोग उसके पास होते तभी वह अपने बेटे को प्यार करती और गोद में लेती। सुमित्रा ने फैसला किया कि आज मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे मुझे खतरा हो। मैं किसी ऊंचाई पे नहीं जाऊंगी, चूल्हे के पास नहीं जाऊंगी और जंगल की ओर भी नहीं जाऊंगी। उसके पति ने भी यही बात कही।
धीरे धीरे दिन बीतता गया। सुमित्रा बहुत सावधान थी कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। वह आराम कर रही थी और उसने आज खाना भी नहीं बनाना था। अब शाम होते होते उसे थोड़ी सी घुटन सी महसूस होने लगी। उसने सोचा, चलो बाहर तो जाना नहीं है, लेकिन दरवाजे के पास खड़ी होकर थोड़ी ताजी हवा ले लेती हूँ। वह दरवाजे पर खड़ी हो गई। तभी उसकी एक सहेली वहां से गुजर रही थी। उसने उसे आवाज दी कि सुमित्रा कैसी हो। सुमित्रा की सहेली को भी इस बारे में पता था और उसे यह भी पता था कि आज तीसरा दिन है। दोनों हंसते हुए बातें करने लगे। सहेली ने कहा, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो, तुम्हें क्या हो जाता है? सुमित्रा बोली, पता नहीं, पर मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे बेटे के आने के बाद से मैं बहुत खुश हूं। दोनों के बीच बातचीत चलती रही। तभी अचानक सुमित्रा एक जगह खड़ी हो गई और उसके मुंह से आवाज आनी बंद हो गई। उसके दोनों हाथ ऊपर उड़ गए, लेकिन इस बार उसने ना तो दांत खटखटाए, ना उंगलियां मोड़ी और ना ही उसकी आंखें अजीब ढंग से घूमी। बस वो एक जगह खड़ी रही, जैसे कि कोई मूर्ति हो। सुमित्रा की सहेली उससे बातें करती रही, पर सुमित्रा को कोई जवाब नहीं आया। उसने सुमित्रा की तरफ देखा और उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा पत्थर की तरह जमी हुई थी। जब उसने सुमित्रा को जोर से हिलाया और आवाज लगाई, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो सुमित्रा की सहेली को याद आया कि सुमित्रा ने 3 दिन पहले अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। उसे घबराहट हुई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी और सुमित्रा के घर वाले दौड़े चले आए। अब तक उन लोगों को लग रहा था कि शायद भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है, लेकिन उन्होंने जब सुमित्रा को देखा तो वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसमें कोई जान नहीं दिख रही थी। उसे हिला डुला कर देखने की कोशिश की, पर वह बिल्कुल नहीं हिली। फिर किसी ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने सुमित्रा की नब्ज टटोली, दिल की धड़कन देखी और थोड़ी देर चेकअप करने के बाद उन्होंने कहा कि सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। उसने कहा था कि वह 3 दिन बाद मर जाएगी और सचमुच 19 जुलाई 1985 को उसकी मौत हो गई। गांव में हर जगह इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग डरने लगे कि कहीं किसी और के साथ ऐसा ना हो जाए। घर वालों ने तय किया कि सुमित्रा की लाश को ज्यादा देर तक घर में नहीं रखा जाएगा। उस समय गांव में कोई शमशान घाट नहीं था, तो लोगों ने लकड़ियां इकट्ठा की और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। महिलाओं को बुलाया गया क्योंकि सुमित्रा सुहागन थी और उसके शव का श्रृंगार किया जाना था। लगभग 45 मिनट से महिलाएं सुमित्रा के शव को सजाने में लगी हुई थी। उधर चिता तैयार की जा रही थी और तभी अचानक उस कमरे में एक महिला की तेज चीखने की आवाज आई, जहां सुमित्रा का शव रखा था। चूंकि सुमित्रा के घर का माहौल बड़ा गमगीन था, सब लोग शोक में थे। तभी अचानक एक महिला बदहवास होकर बाहर भागी। उसने शोर मचाया, सुमित्रा सुमित्रा। फिर एक और महिला घर से निकली और उसके पीछे एक और। सभी लोग चौंक गए। बाहर खड़े लोगों ने पूछा, क्या हुआ? पहली महिला जो बाहर आई थी, किसी तरीके उसने अपने आप को संभाला और कहा, सुमित्रा ने अपनी आंखें अचानक खोल दी। उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी। दूसरी महिला बोली, मैं उसका श्रृंगार कर रही थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तीसरी महिला ने कहा, वह अपने दांत कटकटा रही थी। यह सुनकर सब लोग घबरा गए और वैद्य जी को बुलाने के लिए दौड़े। और जब वैद्य जी अंदर आए तो उन्होंने सुमित्रा की नाड़ी देखी और कहा, मातम मत मनाओ, सुमित्रा जिंदा है। यह एक चमत्कार ही था। सभी खुश हो गए और सुमित्रा का पति खुशी से रोने लगा। थोड़ी देर बाद सुमित्रा जब होश में आई तो उसने देखा कि वह लेटी हुई है और महिलाएं उसे तेल लगा रही थी। वह घबरा गई और बोली, क्या हो रहा है? आप लोग कौन हैं? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वैद्य जी बाहर चले आए। सुमित्रा का पति, जो खुशी से रो रहा था, अंदर आया और कहा, सुमित्रा। उसने उसे गले से लगा लिया, लेकिन सुमित्रा ने उसे धक्का देकर कहा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। आप पराई स्त्री के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पति हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत अपने माँ बाप को बुलाया और कहा, माँ पिताजी देखिए ये क्या बोल रही है। सुमित्रा के ससुर ने कहा, ये तुम्हारे पति हैं। सुमित्रा ने कहा, ये कौन है? मैं नहीं जानती। महिलाओं ने सुमित्रा से कहा, अच्छा यह तुम्हारी दोस्त है जिसके साथ बातें करते करते तुमने दम तोड़ा था। क्या तुम इसे पहचानती हो? सुमित्रा ने कहा, मैं इसे भी नहीं जानती। तब सभी ने कहा, यह तुम्हारा बेटा है जिसे तुम जान से ज्यादा प्यार करती हो। सुमित्रा ने कहा, मैं इसे भी नहीं जानती। अब सब लोग हैरान रह गए। जो माँ अपने बेटे को हमेशा सीने से लगाकर रखती थी, वह अचानक से उसे पहचानने से मना कर रही थी। अब कुछ तो गड़बड़ थी। वैद्य जी को बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि सुमित्रा जिंदा तो है, लेकिन किसी को पहचान नहीं रही। वैद्य जी ने सुमित्रा को फिर से चेक किया और कहा, एक काम करो, थोड़ा सब्र करो,
शायद शौक लगा होगा। थोड़ा वक्त दो इसे और कुछ दिन इससे दूर रहो। अगला दिन आया। सुमित्रा बिल्कुल ठीक, लेकिन ना उसने अपने बच्चे की तरफ देखा, ना उसे गोद में उठाया और ना ही सास ससुर को पहचान रही थी और ना ही पति ना पड़ोसियों को। वह किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रही थी। घर वाले इंतजार कर रहे थे कि शायद यह उसके दौरे का असर होगा। धीरे धीरे वक्त बीतेगा और ठीक हो जाएगी। इस तरह 3 महीने बीत गए। यानी 19 जुलाई को 45 मिनट के लिए सुमित्रा की मौत हुई थी। अब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आ गया था। इन 3 महीनों में सुमित्रा ने किसी को भी नहीं पहचाना। घर वालों ने तमाम कोशिशें की, लेकिन सुमित्रा ने अपने पति को कभी अपने करीब नहीं आने दिया। उसने कहा, तुम पराये मर्द हो। अब सुमित्रा एक अजीब हरकत कर रही थी। वह लेटर लिखती थी और अपने पति से कहती थी, इसको पोस्ट कर दो। पति अनपढ़ था, लेकिन अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, इसलिए वह उसके कहने के हिसाब से गांव के बाहर पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स में लेटर डाल देता था। घर वाले इस बात से हैरान थे कि सुमित्रा लेटर कैसे लिख सकती है। खैर, यह सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा। 20 अक्टूबर 1985 को अचानक शरीफपुरा गांव में एक शख्स सुमित्रा के घर पहुंचता है। वह पहले गांव में आता है और गांव वालों से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी महिला है जिसका बर्ताव अलग है, जो कभी कभी भूल जाती है या जिसे दौरा पड़ता है। गांव वालों को लगा कि शायद इस आदमी ने भी यह कहानी सुनी होगी। उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता चला? उस आदमी ने कहा, छोड़िए, आप मुझे उनका घर का पता बताइए। वह आदमी सुमित्रा के घर पहुंचता है। सुमित्रा का पति बाहर आता है। उस अनजान आदमी ने कहा, मुझे सुमित्रा से मिलना है। क्या सुमित्रा घर पर है? पति ने कहा, जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है। मैं इटावा से आया हूं, जो यहां से करीब 95 किलोमीटर दूर है। मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हूं और मुझे इसलिए यहां आना पड़ा क्योंकि 3 महीने से मुझे कुछ अजीब खत मिल रहे हैं। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर एक दिन सोचा कि आखिर कौन है जो खत भेज रहा है। इस सच्चाई का पता लगाना जरूरी था, इसलिए मैं यहां आया हूं। राम सिया त्रिपाठी दरवाजे पे खड़े थे। सुमित्रा के पति ने पूछा, आपको कौन खत भेज रहा था? तो राम सिया त्रिपाठी ने कहा, यही तो मैं आपसे पूछने आया हूं। क्या आपके घर में कोई ऐसी महिला है जो अजीब सी हरकतें करती है, जिसे दौरे पड़ते हैं? तब तक सुमित्रा के ससुर भी बाहर आ गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है। इस नाम को सुनते ही अंदर बैठी सुमित्रा बदहवास कमरे से बाहर भागते हुए आई और सीधे राम सिया त्रिपाठी को गले से लगा लिया। वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए, खुद राम सिया त्रिपाठी भी। वो सुमित्रा को अपने से दूर करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह जोर जोर से रो रही थी। बड़ी मुश्किल से राम सिया त्रिपाठी ने उसे अपने से अलग किया और बोले, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। सुमित्रा ने पहली बार कुछ कहा, आप मेरे पापा हैं और ये खत मैंने भेजे हैं। राम सिया त्रिपाठी चौंक गए। उन्होंने कहा, नहीं, मेरी बेटी तुम्हारी उम्र की नहीं है। तब सुमित्रा ने कहा, मैं सुमित्रा नहीं हूं, मैं आपकी बेटी शिवा हूं। यह सुनकर राम सिया त्रिपाठी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उनकी बेटी का नाम वाकई शिवा था। उन्होंने अपनी बात दोहराई, नहीं, यह मुमकिन नहीं है, मेरी बेटी तो मर चुकी है। सुमित्रा ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, पापा, आप मेरी हैंडराइटिंग नहीं पहचानते? वो खत मैंने लिखे थे। राम सिया त्रिपाठी अपने साथ एक एल्बम लेके आए थे। उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और उनमें से एक पुराना एल्बम निकाला और कहा, अगर तुम शिवा हो तो बताओ ये कौन है? सुमित्रा ने तस्वीर देखी और एक एक करके सबके नाम बताने लगी। यह मेरी माँ है, यह मेरा भाई है और यह मेरा पति छेदी लाल है। ये दोनों मेरे बेटे रिंकू और टिंकू हैं। राम सिया त्रिपाठी चौंकते जा रहे थे। सुमित्रा हर तस्वीर का सही सही नाम बता रही थी। तभी एक तस्वीर पर उसकी उंगली आके रुक गई। वह चुप हो गई। तभी राम सिया त्रिपाठी ने कहा, बताओ ये कौन है? कुछ पल की चुप्पी के बाद सुमित्रा ने कहा, यह मेरी ननद रमाकांति है। इसी ने 19 जुलाई 1985 को मेरे सिर पर पत्थर मारकर मेरी हत्या कर दी थी। जैसे ही यह बात सामने आती है, लोग सन्न रह जाते हैं। राम सिया त्रिपाठी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और शिवा को जोर से गले लगा लेते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा, तुमने एक एक लाइन सच बताई है। इधर सुमित्रा के घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह शिवा है, इसकी पहले शादी हो चुकी है, 2 बेटे हैं, फिर यह पति कहां से आ गया? यह सब क्या है? कुछ माजरा किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तब राम सिया त्रिपाठी ने एक कहानी सुनाई। 24 अक्टूबर 1962 को राम सिया त्रिपाठी के घर में शिवा का जन्म होता है। मोहल्ले का नाम था डिबियापुर, जो इटावा में है, और वहां से शरीफपुरा 95 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों परिवार एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे।
शिवा एक ब्राह्मण फैमिली से थी और सुमित्रा ने एक ठाकुर परिवार में जन्म लिया था। शिवा के पिता यानी ये व्यक्ति एक कॉलेज में लेक्चरर थे। घर में पढ़ाई का माहौल था। उस जमाने में उन्होंने शिवा को ग्रेजुएशन करवाया। जब शिवा 18 साल की हो गई तब 1980 में शिवा की शादी छेदीलाल नाम के एक नौजवान से कर दी गई। शादी के बाद अगले 5 साल के अंदर शिवा ने 2 बेटों को जन्म दिया, रिंकू और टिंकू। लेकिन बेटे होने के बावजूद शिवा की शादीशुदा जिंदगी कामयाब नहीं थी। उसकी 2 वजहें थी। एक, उसके घर में यानी कि छेदीलाल के घर में जहां यह शादी हुई थी उनका कोई भी परिवार खानदान में शिवा जितना पढ़ा लिखा नहीं था, जबकि शिवा ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बीए किया हुआ था और वो आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर बनना चाहती थी और शायद यह ससुराल वालों को हीन भावना लगती थी। उन्हें लगता था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की हमारे घर में कैसे आ गई। उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स था कि उनकी बहू पूरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। और दूसरा, उन्हें यह भी लगता था कि उनके पिता कॉलेज में लेक्चरर हैं तो उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए वो शिवा को पैसे के लिए भी तंग करते थे। और ननद भी अक्सर घर पे रहती थी, इसलिए लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था। 18 जुलाई 1985 को अचानक उसके दूर के अंकल ने घर आकर यह खबर दी कि शिवा ने खुदकुशी कर ली है और उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली है। यह सुनते ही घर वाले बदहवास होकर भागे। उस वक्त रामसिया त्रिपाठी शहर से बाहर थे, कहीं दूर थे। घर वालों ने जब वहां जाकर देखा कि रेलवे ट्रैक के बीच में शिवा की बॉडी पड़ी है, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि शिवा के शरीर का कोई भी हिस्सा ट्रेन से कटा नहीं था। हाँ, उसके सर पर चोट का निशान था। ससुराल वालों ने यह कहा कि उससे झगड़ा हुआ था। घर में आमतौर पर झगड़ा होता रहता था। उसके बाद उसने जाकर खुदकुशी कर ली। यह वह दौर था जब सोशल मीडिया वगैरह तो होता नहीं था, वरना शायद इस हत्या का कोई सुराग भी मिल जाता। अब आनंद फानंद में लाश को घर पहुंचाया गया और शिवा के पिता रामसिया त्रिपाठी का इंतजार किए बिना ससुराल वालों ने शिवा का अंतिम संस्कार कर दिया। यह 18 जुलाई की बात है जब शिवा की मौत हुई थी। और उधर इस गांव से 95 किलोमीटर दूर शरीफपुरा में सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी 19 जुलाई की थी, यानी 24 घंटे का फर्क था। 95 किलोमीटर के अंदर 2 मौतें होनी थी। इधर शिवा की बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया गया, लेकिन घर वालों को शक था। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ खोजबीन की तो पता चला 18 जुलाई को ससुराल वाले रात के अंधेरे में किसी को उठाकर रेलवे ट्रैक पर ले जाते हुए देखे गए थे। इसी के बाद ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन किया गया। शिवा के ससुर और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन कोई सबूत तो था नहीं और अंतिम संस्कार भी हो चुका था। मौत रेलवे ट्रैक पर हुई थी या फिर सर पर वजनी चीज के हमले से हुई थी, इसका खुलासा नहीं हो सकता था। तो बाद में सबूतों के अभाव में पति और ससुर को जमानत मिल गई। जो सास और ननद थी वो दोनों फरार हो गई थी। बाद में पुलिस ने उन दोनों को भी पकड़ा। बाद में उन्हें भी जमानत मिल गई और दोनों को रिहा कर दिया गया। यह पूरी कहानी अब रामसिया त्रिपाठी वहां बैठकर सुना रहे थे। अब अजीब सी कहानी सामने थी। 18 जुलाई को शिवा त्रिपाठी की मौत हुई थी और दूसरी तरफ यहां से 95 किलोमीटर दूर शरीफपुरा गांव में सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी 3 दिन पहले ही कर दी थी। उसकी मौत भी 24 घंटे बाद यानी 19 जुलाई को हुई थी। ये वही सुमित्रा थी जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। सुमित्रा की पहले की बोलचाल की भाषा अलग थी और अब इसकी बोलचाल की भाषा अलग हो जाती है। अब सुमित्रा ने अपने पिता के साथ जाने का फैसला कर लिया था। उसने कहा, पापा मैं आपके साथ जाऊंगी। रामसिया त्रिपाठी सुमित्रा को अपने साथ ले जाते हैं। वह अपने दोनों बेटे रिंकू और टिंकू से मिली। सुमित्रा को सब कुछ याद था कि किस तरह उसके ससुराल वालों ने उस पर जुल्म ढाए थे और उसकी हत्या की थी। उसका पति छेदीलाल भी जीवित था। सुमित्रा ने फैसला किया कि उसका पति जगदीश सिंह शरीफ है, उसे मानता है। बेशक वह गरीब है लेकिन उससे प्यार करता है। उसने कहा, भले ही मेरा पूर्व जन्म हुआ हो। उसने रिंकू और टिंकू दोनों बच्चों को अपने साथ लिया जो उसके बेटे थे और अपने उस गरीब पति जगदीश सिंह को भी कहा कि यही मेरा पति है। और 5 महीने के उस बेटे को जिसे वो बहुत प्यार करती थी कहा, यह भी मेरा ही बेटा है। और अपने पूर्व जन्म के पहले के 2 बेटे रिंकू और टिंकू के साथ फिर से आकर उसी गांव में अपने पति जगदीश सिंह के साथ बड़ी अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। अब दोनों परिवार भी खुश थे, गांव वाले भी खुश थे। अब जब यह खबर अखबारों में छपी कि एक लड़की का पूर्व जन्म होता है, पहले वो मरती है, 45 मिनट के बाद में फिर जिंदा हो जाती है और जिंदा होने के बाद उसके अंदर जो सुमित्रा की आत्मा थी वो बाहर निकल जाती है और शिवा की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। यह खबर छपते छपते देश विदेश की मीडिया में फैल गई। इसकी सच्चाई जानने के लिए भारत के मनोवैज्ञानिक परमेश्वर दयाल के साथ विदेशी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर यान स्टीवन ने मिलकर इस पर रिसर्च किया। इसके बाद एक और टीम आती है बेंगलोर की। डॉक्टर संतवंत पसरिचा
उन्होंने भी इस पर रिसर्च किया और बाकायदा इस केस में अलग अलग लोगों से इंटरव्यू किए। इसके बाद फिर एक डॉक्टर निकोलस मैकलिन भी अपनी एक टीम लेकर आते हैं। डॉक्टर निकोलस मैकलिन भी अपनी टीम के साथ लड़की के पुराने घर जाते हैं और अलग अलग लोगों से पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके इंटरव्यू किए जाते हैं और इस पर कई किताबें भी प्रकाशित की जाती हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के पूर्व जन्म के एक्सपर्ट भी इस केस की छानबीन के लिए भारत आते हैं। इन लोगों ने बड़ी छोटी छोटी चीजों की फैक्ट्स की चेकिंग की, दोनों परिवार का, गांव के लोगों का इंटरव्यू किया। वे सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, शिवा की मौत का, सुमित्रा के जन्म का, शादी की तस्वीरें निकाली गई, हैंड राइटिंग मिलाई गई, सवाल जवाब किए गए, अलग अलग दोनों परिवारों से उस जन्म से और इस जन्म की टाइमिंग मिलाई गई और फिर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी और इंडिया के जो भी इस केस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे डिक्लेयर किया कि ये दुनिया का इकलौता और शायद पहला ऐसा पुनर्जन्म का केस है जो सच्चा है। फैक्ट्स के बेस पर यह केस साबित करता है कि सुमित्रा का पूर्व जन्म शिवा के रूप में हुआ था। यह इकलौता ऐसा केस था जिसको प्रूव किया गया कि यह सच है। सुमित्रा, जिसे अब शिवा माना जाता था, अपने पति जगदीश सिंह और 3 बच्चों के साथ रहने लगी। 13 साल तक सब कुछ सामान्य चला, लेकिन 1998 में अचानक बीमारी से सुमित्रा की मौत हो जाती है। इसके बाद 2008 में जगदीश सिंह की भी मौत हो जाती है, पर इनके बच्चे आज भी इस दुनिया में हैं। यह कहानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी तरह की अनोखी पूर्व जन्म की कहानी थी, जिसे विज्ञान ने भी सच माना। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।